नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। कोयला, हम लगातार कोयले के खेल की खबरें दिखा रहे हैं और एक के बाद एक दिखा रहे हैं, लगातार खुलासे भी कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं सिस्टम में बैठे हुए जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगते। दुख होता है, दुख तब होता है जब लगता है कि हमारा अपना कुछ लूटा जा रहा है। दुख तब होता है जब लगता है कि हमारे हक को मारा जा रहा है। दुख तब होता है जब हम खब यहां बैठ करके पढ़ते हैं कि अगले 3 दिन का ही कोयला बचा है, अगले 4 दिन का ही कोयला बचा है। दुख तब होता है जब पता चलता है कि झारखंड के खजाने में पैसा कम है। दुख तब होता है जब पता चलता है कि कोयले की कमी के कारण, कोयले की बकाया दिए न जाने के कारण या बकाया बाकी के कारण कंपनियां धमकी देती हैं कि झारखंड की बिजली काट लेंगे, झारखंड अंधेरे में चला जाएगा। कमाल है, कोयला हमारा, हमसे पूरा देश रोशन हो रहा है और हम ही अंधेरे में बैठे हैं। आखिर क्यों? इसी का जवाब खोजते 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 हम कहीं ऐसी जगह पर पहुंचे जो हमें लगातार खुलासे करने पर मजबूर कर रहा है। आज भी एक ऐसा ही खुलासा है, वो खुलासा हम आपको दिखाएंगे, कोयले से जुड़ा हुआ और डंके की चोट पर दिखाएंगे। कोयले के एक खेल का हम पर्दाफाश करते हैं तो कोयले का दूसरा खेल सामने आ जाता है। दूसरे खेल का पर्दाफाश करते हैं तो तीसरा खेल सामने आ जाता है। तीसरे खेल का पर्दाफाश करते हैं तो चौथा खेल सामने आ जाता है। समझ ही नहीं आता कि कितने खेल हैं और कितने खेल का हम पर्दाफाश करते चले। अब आज एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोचेंगे कि खेल की जड़ें कितनी गहरी हैं। आप सोचेंगे कि इस खेल में कितने बड़े बड़े लोग लिप्त हैं। वो तमाम तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट में। आप का काला खेल, तस्वीर नंबर 1, सी के साइडिंग रैक लोडिंग पॉइंट। रैक लोडिंग पॉइंट पे बीसीसीएल में कैसे लूट मची हुई है, इसका खुलासा हम लगातार करते जा रहे हैं और इस वक्त हम फिर से खुलासा करने जा रहे हैं। इस वक्त हम बीसीसीएल की बस्ता कोला एरिया के सीके साइडिंग में है। यहाँ पे देखिए आप किस तरह से रैक लगा हुआ है। पावर प्लांटों को रैक भेजा जा रहा है जिसमें रैक में कोयले लोड किए जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए सीएचपी प्लांट लगा गया है, यानी कोल क्रशिंग प्लांट। लेकिन कोल क्रशिंग प्लांट यहाँ पे नहीं चल रहे हैं और ये पेलोडर डोजर से कोयला को क्रश किया जा रहा है। समझिए कितना नुकसान यहाँ पे बीसीसीएल को, यहाँ के अधिकारी, साइड इंचार्ज, एरिया मैनेजर जो है वो मिलकर के नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोयला क्रश किया जा रहा है मशीन से, जबकि नियम यह है कि सीएचपी मशीन से क्रशिंग करना है और इस मशीन के बदले में जो ठेकेदार होते हैं उनको पैसे भी मिलते हैं कोयला क्रशिंग करने को लेकर के। लेकिन यहाँ पे तस्वीर में आप देखिए डोजर मशीन से कोयला क्रशिंग किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जो पेलोडर है उससे इसी क्रशिंग किए हुए कोयला को वैगन में लोड किया जा रहा है। तो कैसे यहाँ पे जो बीसीसीएल के आला अफसर हैं उनकी मिली भगत से पावर प्लांटों को तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बीसीसीएल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये लगातार जारी है। इस वक्त हम बस्ता कोला के सीके साइडिंग में है और यहाँ पे कोल क्रशिंग मशीन बंद है। पेलोटर से कोयला क्रशिंग किया जा रहा है और वही कोयले को लोड किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देव प्रभा का खेल, क्रशिंग मशीन के बजाय डोजर से कोल क्रशिंग के नाम पर लूट। से ये हाल में लगातार चल रहा है। लेकिन खबर यह भी है, जो जानकारी मिली यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का और सीएचपी का सारा काम देव प्रभा कंपनी को मिला और देव प्रभा कंपनी के सीएमडी लाल बाबू सिंह हैं और एमडी उनके भाई कुमनाथ सिंह हैं। हालांकि कुछ कर्मचारी यहाँ पे आए थे और बार बार इस बात को पूछ रहे थे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या खबर बना रहे हैं। तो समझिए आप इनकी धमक और धाक कैसी है
कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि न्यूज़ 11 का नाम सुनते ही ज़्यादा कुछ तो नहीं बोले, लेकिन जो बातें ऑफ रिकॉर्ड किया गया उसमें साफ कहा गया कि ये काम ट्रांसपोर्टिंग का काम यहाँ पे देव प्रभा कंपनी को मिला है और देव प्रभा कंपनी भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त है और सबसे बड़ा दोषी बीसीसीएल के एरिया मैनेजर है और यहाँ के साइड इंचार्ज है, जो दर्शाता है कि कोल कंपनियों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे, पावर प्लांटों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और ठेकेदार को फायदा पहुंचा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2, गोलकडी लोडिंग पॉइंट, 9 नंबर लोधना एरिया के लोधना एरिया जो बीसीसीएल का पड़ता है उसके 9 नंबर लोडिंग पॉइंट पे इसे गोलकडी लोडिंग पॉइंट कहा जाता है और इसके यहाँ पे भी लोडिंग का काम, कोल क्रशिंग का काम देव प्रभा ग्रुप को मिला हुआ है। देखिए किस तरह से यहाँ पे मशीन से जो डोजर मशीन है उससे कोल क्रशिंग किया जा रहा है और ये रैक, रेलवे का रैक लगा हुआ है यहाँ पे और इसमें लोड किया जा रहा है। और कोल क्रशिंग ही नहीं किया जा रहा है बल्कि जो कोयला इस पे लोड किया गया, मैं सही कहूँगा कि वो स्पष्ट तरीके से तस्वीर को दिखाएं कि आरओएम के जगह पे स्टीम कोयला लोड किया जा रहा है, कुकिंग कोल कोयला लोड किया जा रहा है, क्योंकि कुकिंग कोल और स्टीम कोल के लिए नॉर्थ तीसरा, जीनागोड़ा, साउथ तीसरा जाना जाता है और उसका इकलौता ये लोडिंग पॉइंट है गोलकडी। इसे 9 नंबर लोडिंग पॉइंट कहते हैं और लोधना एरिया में पड़ता है। देखिए रैक यहाँ पे लोड हो रहे हैं, कोयला गिराए जा रहे हैं रैक का और ये कहा जा रहा है कि ये पावर प्लांट को रैक जा रहा है। पहली गलती यहाँ पे ये की जा रही है कि जो कोल क्रशिंग है वो मशीन बंद है और पेलोडर से कोयला क्रशिंग किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह की जा रही है यहाँ पे कि जो कोयला भेजना है, आरओएम कोयला भेजना है, लेकिन आरओएम के जगह पे स्टीम कोयला भेजा जा रहा है और ये गोरख धंधा पिछले कई दिनों से चल रहा है। और कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस तरह से गोरख धंधा चल रहा है और इस पूरे मामले पे जो एरिया मैनेजर है उनके तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं है और आज भी हम कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से कुछ सकारात्मक जवाब आए। आखिर इस गोरख धंधे में उनकी सहभागिता कितनी है, उनकी पार्टनरशिप कितनी है, अधिकारियों की पार्टनरशिप कितनी है और जो इस तरह के गोरख धंधे करने वाले कंपनियां हैं वो आरओएम कोयला का बिडिंग करते हैं और स्टीम और कुकिंग कोल उठा करके ले जा रहे हैं। देखिए किस तरह से रैक यहाँ पे, मैं सही कहूँगा दिखाएं, पूरे तस्वीर को दिखाएं, दाहिनी ओर भी दिखाएं। ये बहुत बड़ा रैक लोडिंग पॉइंट है और यहाँ पे जो कोल क्रशिंग का काम देव एंड प्रभा ग्रुप को मिला हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग का काम देव एंड प्रभा ग्रुप को मिला हुआ है और ये लगातार चल रहा है यहाँ पे पिछले कई दिनों से। गोलकडी लोडिंग पॉइंट पर खेल, आरओएम की जगह स्टीम कोयले का खेल, देव प्रभा को मिली लूट की छूट, साइट इंचार्ज भी कबूल रहे हैं गड़बड़ी। मशीन खराब है, इससे चलता है, पेलोडर से क्रॉस हो रहा, डोजर से क्रॉस करके माल जाता है। नियम तो नहीं है डोजर क्रॉस करने का, कोई भी साइडिंग में डोजर से क्रॉसिंग का नियम नहीं है। क्रॉसिंग मशीन चलाना है, उससे क्रॉस करना है, -mm का नहीं साइड चलता, सीट ही चलता है। हाँ इसमें ये रेक लगा हुआ है, हाँ इसके चलते डोजर, बिना डोजर का। भैया जी सीएमडी से मेरी बात हुई थी, बोली थी ये नियम है, सीएचपी का नियम है, उसी से कोयला क्रॉस करना है, पेलोडर से क्रॉस नहीं करना है। बोले थे हम फोन लगा दे पीएम प्रसाद को अभी। वो अब बीसीसीएल जाने, हाँ बीसीसीएल का अधिकारी जाने। हाँ आप यहाँ पे साइड इंचार्ज कौन किया? पीडीपीएल पीडी, वो क्या है पीडीपीएल? ये प्राइवेट कंपनी है। तो उनको क्या काम मिला हुआ है? ये ट्रांसपोर्टिंग का। ट्रांसपोर्टिंग का कहाँ का कंपनी है भैया? ये देव प्रभा का भी काम कर रहा है। अच्छा, पीडीपीएल और देव प्रभा में अंतर समझ नहीं आया हमको। ये अभी देव का काम जो हो रहा है देव प्रभा का है। अच्छा, रैक का मतलब साइडिंग से कोयला गिराने का। सीएचपी देव प्रभा को मिला हुआ या बीसीसीएल को मिला हुआ है? ये देव प्रभा का है। क्रशिंग करने वाला मशीन क्या है भैया, क्या टन मिलता है इसका क्रशिंग का? अब ये हमको नहीं मालूम है, ये अफसर। बीसीसीएल ने साधी चुप्पी। प्राइस असेसमेंट लेना है, चलिए हमारे पास, हमारे मैनेजर के पास। तो वहाँ जाएंगे तो सर, वहाँ जाएंगे। यहाँ पे साइड, आप क्या साइड इंचार्ज है? तो हम तो नए नए आए हैं, मतलब क्या नाम तो जान सकते हैं ना सर? अच्छा, ये जो पेलोडर से कोयला क्रशिंग करवा रहे हैं ये सही है या गलत है? खाली इतना बोल दीजिए ना।
सर जी, हेलो। कोई है देखने वाला? कोई है रोकने वाला? या चलते रहेगी लूट? धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या थी? साइट इंचार्ज कबूल कर रहे हैं कि भाई देखिए सीएचपी से क्रशिंग तो करनी है और हम डोजर से कर रहे हैं। साइट इंचार्ज मान रहे हैं कि भाई देवप्रभा का ही जिम्मा है कि भाई क्रशिंग करना है, और साइट इंचार्ज कर रहे हैं कि देखिए भाई बीसीसीएल जाने और बीसीसीएल के अधिकारी जाने, हम तो नहीं जानते हैं, हमको जो बोला गया हम वो कर रहे हैं। अब बताइए बीसीसीएल के अधिकारी कहां पर हैं, बीसीसीएल का सिस्टम कहां पर है, और क्या कारण है कि हम सब जो हैं कोयले को लेकर के बीसीसीएल तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, बीसीसीएल नुकसान में है, उसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे एक बहुत लंबा गणित भी है, बहुत लंबा इसके पीछे गणित भी। आप समझिए भाई, जो आरओएम कोयला है वो 3,000 रुपए, 3,064 रुपए, 3,065 रुपए प्रति टन के हिसाब से वो मिलता है, ठीक है। जो स्टीम कोयला है वो मिनिमम दाम में बता रहा हूं 10,000 रुपए प्रति टन, मतलब 3 गुना से भी 1,000 रुपया ज्यादा वो मिनिमम में मैं बता रहा हूं। तो यानी 1 टन में 6,000 रुपए का नुकसान है। इसका पूरा गणित है, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताऊंगा मैं कि एक रैक में 4,000 टन कोयला आता है। अब 1 टन में आपको मैं मिनिमम मान लेता हूं कि 6,000 रुपए का नुकसान है। 9,000 रुपए अगर मैं मान लूं कि स्टीम कोयला है, तो 4,000 इंटू 6,000 सीधा सीधा कितने जीरो होते हैं आप सोचिए? 6 जीरो, मतलब समझ रहे हैं कहां इधर सैकड़े हजार, 10,000, लाख, समझ रहे हैं? समझिए, लाख और प्लस 2 डिजिट आएंगे उसमें, तो लाख, 10 लाख, करोड़। आप जोड़ लीजिए, सिंपल जोड़ लीजिए, 4 छक्का होता है 24, तो 24 और प्लस 6 जीरो, ये एक रैक का खेला है। अब आप बाकी देख लीजिए, किसी को 18 रैक अलॉट हैं, किसी को 16 रैक अलॉट हैं। नुकसान हो किसको रहा है? मेरे साथ दिलीप मेरे सहयोगी धनबाद से जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, माफ कीजिएगा, और मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं दोनों का एक बार स्वागत कर रहा हूं। मैं पहले दिलीप के पास चल रहा हूं। दिलीप, मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि भाई सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप बात कर रहे थे साइट इंचार्ज से, तो साइट इंचार्ज करते हैं कि देखिए दिलीप भाई, बीसीसीएल जाने या बीसीसीएल के अधिकारी जाने, लेकिन मजबूरी है कि ना बीसीसीएल जानता है ना बीसीसीएल के अधिकारी जानते हैं। बस खाली लूट लो, कोई देखने वाला नहीं है, बस खाली लूट लो। देवप्रभा को लूट की छूट मिली हुई है, इन तस्वीरों से तो यही मिल रहा है। अब मुझे तो जो पता चला है कि क्रशिंग के लिए 150 रुपए प्रति टन का पैसा भी जाता है, वो पैसा कहां जाता है? मुझे तो यह भी पता चला है कि देवप्रभा जहां जहां पर यह काम कर रही है, वहां पर बाकायदा स्थानीय नेताओं को भी इसका हिस्सा जाता है। दिलीप, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिए। देखिए, बिल्कुल स्थानीय नेताओं के साथ साथ मैंने पहले भी कई बार इस तरह की खबरें की है। मजदूर संगठन के नाम पे जो आंदोलन करते हैं, जो नेतागिरी करते हैं, उनके पास भी जाता है, और बीसीसीएल के जो अधिकारी हैं उनके पास भी जाता है। और ये तस्वीर और आज का जो वाकया है, ये बताने के लिए काफी है कि इस पूरे मामले पे बीसीसीएल के अधिकारी कितने गंभीर हैं। जिनको जिम्मेवारी होती है कोयले का उत्पादन करना है, गुणवत्ता के साथ ट्रांसपोर्ट करना है, साइड में देखना है कि वो किस तरह के कोयले का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सही से मशीनरीज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय नहीं है। पिछली बार भी जब हमने खबर ये दिखाई कि आरओएम के जगह पे स्टीम कोयला जा रहा है, और उलोदना के एरिया के जो मैनेजर हैं उन्होंने चुप्पी साध ली, पीआरओ से जाकर के बात करो। बीसीसीएल के सीएमडी जो प्रभारी सीएमडी है पीएम प्रसाद, वो कह रहे इस मामले की जानकारी नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब बड़े बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस मामले की जानकारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो सीएचसी के संचालक हैं या फिर जो वहाँ के जो साइड इंचार्ज, उन्होंने कहा कि बीसीसीएल जाने, उनके अधिकारी जाने।
क्योंकि उन्हें पता है कि बीसीसीएल के अधिकारी कुछ कहेंगे नहीं, बीसीसीएल के लोग कुछ कहेंगे नहीं। बीसीसीएल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं बनी हुई है कि जब इस तरह के गोरख धंधे पे वो सीधे तौर पे लगाम लगाए, सीधे तौर पे जांच करे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसी कोई एजेंसी अभी बनी नहीं है। एजेंसी क्या बनी है? अगर आप रिश्वत ले रहे हैं, आप कमीशन खोरी कर रहे हैं, उसमें एजेंसी बनी है। लेकिन एजेंसी इस तरीके की नहीं बनी है कि कोयले उत्पादन में गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। पावर प्लांट को कोयले ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसमें कोल क्रशिंग किस तरीके से किया जा रहा है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आरओएम के जगह पे स्टीम कोयले का उठाव करके बड़े बड़े बिजनेसमैन ले जा रहे हैं, उसकी जांच कैसी होगी उस बात की कोई जानकारी नहीं है। कोई कमिटी या कोई टीम नहीं बनी हुई है। तो ऐसे में ये गोरख धंधा तो चलेगा ही। और ये सिर्फ सीएसके या फिर गोलकडी लोडिंग पॉइंट का वाकया नहीं है। धनबाद में जितने भी लोडिंग पॉइंट है, रैक लोडिंग पॉइंट, कमोबेश सभी जगह पे यही स्थिति बनी हुई है। पिछली तस्वीरों में हमने दिखा है आरओएम की जगह पे स्टीम ले जा रहे थे, आज पावर प्लांट को कोयला भेजे जा रहे हैं और कोयला बिना क्रशिंग के भेजे जा रहे हैं। और क्रशिंग कर भी रहे हैं तो बड़े बड़े पत्थर को मिलाया जा रहा है। आप सोचिए पावर प्लांट की हालत क्या होगी उसमें। कोयला क्रशिंग का जो 150 रुपए टन वो पैसा कहां पे जा रहा, क्या उसकी कमीशन खोरी जो बस्ता कोला एरिया प्रबंधक है उनके पास भी जा रहा है, लोधना के जो एरिया प्रबंधक है उनके पास जा रहा है, और खास करके जिनको ये काम मिला हुआ है उनकी तो वाहवाही है, वो तो चांदी लूट रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो हमें जानकारी मिली दिलीप कि देवप्रभा को भी ये जो रैक लेकर के जाते हैं, जिनका भी रैक है, 800 रुपए प्रति टन ये देवप्रभा को उसमें भी पैसा देते हैं। पहली चीज 800 रुपए प्रति टन का इसमें खेल है। पहली चीज मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि जहां जहां पर देवप्रभा के पास जिम्मा है वहां पर डोजर से ही काम होता है। और बाकायदा वो तो तस्वीरें बता रही हैं। नियम ये कहता है कि -11 मिलीमीटर ये डायमेंशन होना चाहिए जहां तक मेरी जानकारी है। अब साफ तस्वीरें देख लीजिए, रैक की तस्वीरें हैं, सब कुछ है, सब कुछ हम लेकर के आ गए हैं। पीएम प्रसाद अगर बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं है तो हम तो सब कुछ दिखा रहे हैं। और पिछले 10 दिनों से तो मैं ही गला फाड़ रहा हूं। इसके बावजूद अगर पीएम प्रसाद साहब को जानकारी नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि पीएम प्रसाद भों हो गए हैं। दिलीप, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम आपकी शब्दों के तरह तो हम वो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उनकी अनदेखी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पहली ये बात है कि अस्थायी तौर पे वो बीसीसीएल के सीएमडी नहीं है, प्रभार में है। हो सकता है कोई निर्णय लेना उनके लिए घातक हो सकता है, इसलिए कोई निर्णय ले पा रहे हैं, या फिर कहीं से निर्णय लेने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ रहा होगा कि उनके कि जो जिनको ये टेंडर मिला हुआ है, चाहे देवप्रभा हो या फिर कोई और एजेंसी हो, देवप्रभा का यहाँ पे एजेंसी का नाम आ रहा है, उनके तरफ से कोई प्रेशर होगा या फिर उनसे अच्छे संबंध होंगे, उन संबंधों के आधार पे ये काम किया जा रहा है। लेकिन कब तक, सवाल यह उठता है किस तरह की लूट की छूट कब तक कोयलांचल में चलता रहेगा। कहीं ना कहीं तो इसे रोकने की जरूरत है, और रोकने को लेकर के अभी तक कोई बड़ी पहल नहीं की गई है। सवाल इस पे उठता है और इसको लेकर के क्या पहल होगी इसका जवाब भी अभी तक नहीं मिला है। जी शैलेश जी हमारे साथ हैं। शैलेश जी, अभी तो मैंने आंकड़ा बताया ही नहीं है कि इस खेल में कितने का लॉस है। लॉस वाला आंकड़ा अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जितना आपने सुना है, क्या लग रहा है शैलेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए अभिषेक जी, धनबाद का सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनबाद में जो चल रहा है वो एक अलग दुनिया है। वहाँ पे जो माइनिंग से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर आप कितना भी बात कर लीजिए, कितना भी आप इस पे न्यूज़ चला लीजिए, ये सत्य है, शाश्वत है कि वहाँ पे माफिया राज है। उसमें कोई बच्चा जानता है, कोई डिनाई नहीं करेगा। कोयले का जो भी उठाव होता है या कोयले का जो भी वहाँ पे कार्य होता है वो बिल्कुल भी न्याय संगत तरीके से नहीं होता है। किताबों में कुछ होता है और जो फील्ड पे होता है वो कुछ और होता है। ये देखिए, ये दिस इज समथिंग which is very tangible. See, you talk to anybody in Dhanbad, so they will tell you what is going on in Dhanbad since time immemorial. ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी है, ये देवप्रभा है या कोई भी XYZ है। ये जब से माइनिंग होता आ रहा है तब से ये चला आ रहा है। ट्रेंड जिसकी जो अभी जो ट्रेंड है, जो थोड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, वो ये है कि जो जब से जो लेबर इंटेंसिव काम को आपने जो बड़े बड़े ये आउटसोर्सिंग कंपनीज को दे डाला और धीरे धीरे जो ये जिस
पर्पस के लिए था, जो इसके पीछे जो सोशल थॉट था कि जो लेबर्स को, जो इतना लेबर इंटेंसिव वर्क होने से इतना लोगों को नौकरियां मिलती थी, वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। ये बहुत बड़ा सत्य है और इसको बड़ी बड़ी जो आउटसोर्सिंग कंपनीज है वो टेक ओवर कर रही है, ओपन कास्ट माइंस चालू हो गए। चलिए, ये एक इशू हो गई। तो नेचुरल है कि अब जो प्रॉफिट है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में आने लगा है और वही लोग अब कोयले को कंट्रोल करते हैं। ये जो आप पर्टिकुलर इशू उठा रहे हैं रिगार्डिंग दी ग्रेडिंग का, आरओएम के जगह जो है वो स्टील कोयला उठा लिया या स्टील ग्रेड कोयला जाना है। आपको मैं एक और बात बता देता हूं, स्टील ग्रेड कोयला सबसे महंगा कोयला होता है जी ग्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि वो स्टील इंडस्ट्री को दिया जाता है, पावर प्लांट्स का अपना, ठीक है। उसमें जो कोयला जाना चाहिए वो कोयला नहीं जाकर कुछ और कोयला जाता है, जहां पे बीसीसीएल को एट द एंड लॉस होता है। और जो लोग इस माइंस के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके कंट्रोल में ये माइंस है, वो लोग उसमें इसका प्रॉफिट निकालते हैं। बहुत सारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर कोई बहुत जबरदस्त तरीके से ना एक मैकेनिज्म नहीं है जो सुपरवाइज करे, जो कंट्रोल करे। मैं हर बार आपके जब भी इसमें बैठता हूं, पैनल में बैठता हूं और कोयले का जब इस तरह का बात उठता है, तो मैं हर बार यही बात कहता हूं कि लैकिंग कहां पे है। एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो एक पॉलिटिकल विल होता है कि नहीं, मुझे ये जो कोयले में जो धांधली चल रही है, जो इस तरह की बातें आम है कि भाई अगर 1 टन कोयला उठता है तो उसमें इतना रंगदारी जाता है, या ये जो रंगदार लोग हैं, जो लोग माइंस को कंट्रोल करते हैं या वहां पे चीजों को कंट्रोल करते हैं, इन पे लगाम क्यों नहीं हम कस पाते हैं। देखिए, वो नहीं करने से क्या हो रहा है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में प्रॉफिट जा रहा है, कुछ चंद लोग का जो पर्स है फैटन हो रहा है। जो जिस मकसद से ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आई थी, वो मकसद अब धीरे धीरे फेल करती जा रही हैं। जो वहां पे गरीब जो पुराने माइनर्स हैं, जिनके बच्चों को ना वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स मिलती थी, जो वहां पे पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन लोग वहां पे माइनिंग करते रहे, फिर उनके बच्चों को उसमें नौकरी देने की बात, वो सारी चीजें अब खत्म हो गई। जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट था, जिसके तहत इनको नौकरियां देना था, इन लोगों को जो लोग वहां काम करते थे, ये सब चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब ये लेबर इंटेंसिव अब नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप बात कीजिए किसी को नौकरी, जो आप बात बोल रहे हैं, जो आप बात बोल रहे हैं या जो दिलीप बात बोल रहे हैं, देखिए मैं अभी एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। मैं मेरे पैनल से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हम एक बार एक रिपोर्ट दिखाएं। उस रिपोर्ट में हमने वो आंकड़ा जोड़ा है कि भाई हर टन के साथ कितने का नुकसान हर रैक में हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अब से पहले एक बार 6 दिसंबर को और एक बार 27 नवंबर को यह आंकड़ा दिखा चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं 6 दिसंबर को जो हमने वो आंकड़ा दिखाया था, दिलीप ने गोलकडी जो लोडिंग पॉइंट है वहां की तस्वीरें दिखाई थी। ये 6 दिसंबर की तस्वीरें हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार वो दिखा देते हैं, खेल जो है वो खेल हम दिखा देते हैं कि कैसे खेल चलता है। देखिए, हमने जो भी किया है ग्राउंड जीरो पर जाकर के किया है। दिलीप बार बार ग्राउंड जीरो पर जाकर के वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 दिसंबर की भी एक तस्वीर थी जिस पर अब तक कोई संज्ञान नहीं है। बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी जा चुकी है। एक बार जो 6 दिसंबर की रिपोर्ट है, खेल नाम से तैयार है, वो रिपोर्ट एक बार दिखा दीजिए। आज लूट का खुलासा होगा, आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ और पूरे गणित के साथ। ये खेल कितने का है, दावा है आप जोड़ नहीं पाएंगे, बस आश्चर्य करेंगे। से ज्यादा रेलवे रैक के अनुसार कोयले की बुकिंग की है और उस कोयले के हिसाब से उन्हें आरओएम कोयला जो -100 mm का होता है, यानी साइज के हिसाब से बहुत छोटा होता है, उस कोयले की बिडिंग की है। और 170 रैक कोयला आने वाले समय में धनबाद में जितने 12 से ज्यादा रैक लोडिंग पॉइंट है वहां से लोड होना है और खेल खेलने की तैयारी में है। इन लोगों ने जो
और ट्रेडिंग करके कोयले खरीदे हैं, 170 रैक से ज़्यादा कोयले खरीदे हैं, उसमें इन्हें आरओएम कोयला ले जाना है। लेकिन स्थानीय प्रबंधक, एरिया मैनेजर, साइड इंचार्ज और जो लोग हैं इनके पीछे, पर्दे के पीछे, उनकी साठ गांठ से आने वाले समय में आरओएम के जगह पे स्टीम कोयला लोड करने की तैयारी कर ली है। और जैसे ही उन्हें कोयला अलाउट होगा, रैक अलाउट होगा, तो इसी तरह से रैक लोडिंग पॉइंट से वो कोयला का खेल शुरू करेंगे। हालांकि इस बात की शिकायत पीएमओ से भी की गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख करके शिकायत किया गया, लेकिन अभी तक उसके तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। हालांकि कुछ दिन पहले जो धनबाद के बीसीसीएल के प्रभारी सीएमडी है पीएम प्रसाद, वो धनबाद पहुंचे थे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की और यह भी कहा कि पीएमओ को क्या पत्र लिखा गया है। आप जो कागज टीवी पर देख रहे हैं वो बिडिंग शीट है। जो बिडिंग शीट आप देख रहे हैं वो CKW साइडिंग की बिडिंग शीट है। अब इस शीट को आसान शब्द में हम आपको समझा देते हैं। इस शीट में आप नाम देख रहे हैं गोदावरी कमोडिटीज का। गोदावरी कमोडिटीज को यहां से 6 रैक कोयला अलॉट हुआ है। गोदावरी कमोडिटीज को प्रति टन 3064 रुपए में आरओएम ग्रेड का कोयला मिलेगा। जो कोयला मिलेगा वो -100 मिलीमीटर के लेंथ में क्रश करके मिलेगा। अब हम आपको कुछ आंकड़ा बता देते हैं तो आप गणित समझ जाएंगे। आरओएम ग्रेड कोयला लो ग्रेड कोयला होता है। इस कोयले के लिए प्राइवेट कंपनियां बिडिंग करती हैं और उसी बिडिंग के हिसाब से उन्हें रैक अलॉट होता है। एक रैक में 4000 टन कोयला आता है। अब 3064 रुपए प्रति टन वाला कोयला इन्हें 6 रैक मिलेगा। पर जानते हैं होता क्या है? आरओएम ग्रेड की जगह स्टीम ग्रेड का कोयला उठाती हैं ये कंपनियां। स्टीम ग्रेड कोयला लगभग 10,000 रुपए टन है। तो कुल मिलाकर अब नुकसान का गणित समझिए। 3064 रुपए टन वाला कोयला एक रैक में 4000 टन के हिसाब से 1,22,56,000 रुपए का, लेकिन कोयला उठा 4 करोड़ रुपए का। तो नुकसान हुआ 2,77,44,000 रुपए का। यह आंकड़ा सिर्फ एक रैक का है। अभी गणित भी खत्म नहीं हुआ है। अगर सिर्फ धनबाद की बात करें तो यहाँ 6 साइडिंग से भी कोयला उठता है और हर साइडिंग से अगर मिनिमम 10 रैक कोयला भी उठता है तो गणित लगाइए नुकसान कितना है। एक साइडिंग से 27,74,40,000 रुपए का। 6 साइडिंग से आप जोड़ लीजिए। हमारी गिनती उधर तक पहुंच नहीं पा रही है। कोयले का खेल किस तरह से खेला जा रहा है धनबाद में, आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे रेलवे रैक लगा हुआ है। ये बीसीसीएल की एरिया 10 नंबर इतना बड़ा कोयला है। और ये जो रैक लगा हुआ है ये कोई किसी गोदावरी कंपनी का रैक लगा हुआ है जिसे कोयला को कोलकाता भेजना। और उसने भी जो बिडिंग किया है वो आरओएम का बिडिंग किया, -100 mm का बिडिंग किया और यहाँ पे बड़े बड़े कोयला लोड किए जा रहे हैं। उन्होंने नौकरी की दुहाई देते हुए और अंदर विजुअल बनाने की कोशिश नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने विजुअल बनाया और विजुअल में साफ दिख रहा है किस तरह का कोयले का खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। और ये रैक लोड जो हो रहा है ये देवन प्रभा कंपनी का बताया जा रहा है। उसकी कोयले यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी का यहाँ पे आ रहा है और रैक लोडिंग की जिम्मेवारी उन्हीं के हाथ में। तो अब तक आपने गणित देखा, अब आपको थोड़ा वहां का फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बता देते हैं। असल में यहाँ कोयला माफियाओं की जबरदस्त केमिस्ट्री भी है और उनके बीच फिजिक्स भी जबरदस्त है। यहाँ कोयला माफिया, ये यूं कहें कि कोयला किंग के बेटे ये खेल खिलवाते हैं। उनका हिस्सा लगभग 250 रुपए प्रति टन का है, या राउंड ऑफ में आप इसे 10 लाख रुपए प्रति रैक का भी मान सकते हैं। बीसीसीएल के अधिकारियों का भी इसमें शेयर है। बीसीसीएल के टॉप अधिकारी भी 2.5 लाख से 4 लाख तक प्रति रैक लेते हैं। स्थानीय नेता का भी इसमें हिस्सा है, उन्हें भी 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति रैक मिलते हैं। अधिकारी की संलिप्तता है ये समझ से परे है, लेकिन सवाल तो खड़े होते ही हैं जब ऐसी गंभीर मामलों पे जब अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर दे। हालांकि रैक लोडिंग में जो धांधली
हो रही है, जो गड़बड़ियां बरती जा रही है, यहाँ के लोनिया एरिया के जो जीएम है अरुण कुमार, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, कैमरे पर आना उचित नहीं समझा। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कहा जाते जाते कि जो भी इस मामले की जानकारी चाहिए वो कोयला वन मुख्यालय में जो पीआरओ है उनसे ले। जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार जिस प्रकार का खेल चल रहा है, देखिए बीसीसीएल में जो बीडिंग होते हैं उसमें लगभग 3 क्वालिटीज के कोयले होते हैं। आरओएम है, स्टीम है, कुकिंग कोल है। सबका प्राइस, जो आरओएम है उसका बेस प्राइस लगभग 3600-3700 रुपया है। उस 3600-3700 रुपया में जो कंपनियां हैं फर्जी तरीके से अपने 5-5 कंपनियां 6-6 कंपनियां बनाती है और वो आरओएम के 3700 के लगभग बीड में उठाती है। और यहाँ के हम कह सकते हैं कि जो बीसीसीएल के प्रबंधन है, बीसीसीएल के प्रबंधन के मिली भगत से, आउटसोर्सिंग कंपनियों के मिली भगत से और बाकी केंद्रीय उपक्रम है उसके मिली भगत से वो जब उठाती है तो कोयला वो आरओएम बिडिंग में लेती है, लेकिन कोयला उठाती है वो स्टीम, जिसका कि बेस प्राइस बीसीसीएल का प्राइस लगभग 11,000 साढ़े 11,000 के करीब में है। स्टीम का कोई नहीं, आरओएम है तो आरओएम में उठ रहा है। स्टीम का ऐसा पूरा रैक स्टीम में लोड नहीं हो सकता है, आरओएम का ही है। और इस समय में जैसे आपको बोले पावर प्लांट्स का ही ज़्यादा डिमांड है। हमको करीब 22 रैक्स पर डे 85,000 टन भेजना है। पिछले महीने में हम लोग 70,000 तक ही भेज पाए हैं। उम्मीद करते हैं दिसंबर से जो है 85,000 टन पर डे पावर प्लांट्स को हम भेजेंगे। सवाल यह है कि नुकसान तो जिसको हो रहा है वो दिख रहा है, पर इस खेल से फायदा किसको हो रहा है? आखिर बीसीसीएल चुप क्यों है, सीआईएसएफ चुप क्यों है? मामला इतना गंभीर है कि इसे तो खुद सीबीआई को संज्ञान में लेना चाहिए। केंद्र सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए, तभी यह लूट रुक सकेगी। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। स्वागत है आपका। देखिए, मेरे साथ धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश सिंह साहब जुड़े हुए हैं। हमने आंकड़ा बताया था आपको और मैंने कहा जैसा कि भैया देखिए सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। दिलीप बोल रहे थे कि भाई वैसे शब्दों का वो प्रयोग नहीं कर सकते, पर मैं तो डंके की चोट पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं तो पूरे सिस्टम को कह रहा हूं कि पूरा सिस्टम भो है। मैं कह रहा हूं कि पूरा सिस्टम भो है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक चिट्ठी लिखी गई है, इसके बावजूद पिछले 10 दिन से ये तीसरा चौथा एपिसोड है जब हम ऐसा खेल दिखा रहे हैं। अब तक प्राइवेट रैक्स का हम दिखा रहे थे, आज हमने दिखाया है कि पावर प्लांट्स के लिए जो रैक जा रहा है उसमें भी वही स्थिति है। दिलीप, करोड़ों करोड़ का खेल है, सारी चीजें हैं। मैं कहता हूं कि पावर प्लांट के लिए जो रैक उठता है, जब वो कोयला डंप होता होगा पावर प्लांट में, तो क्या पावर प्लांट वाले अधिकारी देखते नहीं होंगे कि भैया जो कोयला है वो कोयला है कि पत्थर है, जो जिस ग्रेड का हमने मंगाया था उसी ग्रेड का है कि नहीं है, कि वहां भी वही ढाक के 3 पात? दिलीप, देखिए कई बार ऐसे मामले सामने धनबाद में देखने को मिले हैं जब पावर प्लांटों ने बीसीसीएल को पैसा देने से मना कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो रैक उनके यहाँ पहुंचा है उसमें कोयले की मात्रा जो है वो बहुत कम है, पत्थर की मात्रा ज़्यादा है। गुणवत्ता पे सवाल उठाया और कई बार बीसीसीएल को पेनल्टी तक देने पड़े पावर प्लांटों को, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो ये आगे उस चीज को लेकर के गंभीर दिख रहे हैं और ना ही आने वाले समय में गंभीर दिखेंगे, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन कई बार इन्हें मुआवजा तक देना पड़ा है, पेनल्टी स्वीकार करना पड़ा है। तो देखिए पावर प्लांटों ने भी कई बार कंप्लेन की, शिकायत की है, लेकिन सिस्टम जो है, अब जैसे कि साइड इंचार्ज ने क्या बीसीसीएल जाने, इनके अधिकारी जाने, तो सवाल यही उठता है कि बीसीसीएल क्या चाहती है, इनके अधिकारी क्या चाहते हैं कि जो देश रत्न जिसे दर्जा मिला हुआ कोल इंडिया को, और उसकी एक छोटी सी कंपनी है बीसीसीएल, उसको क्या ये पूरे तरीके से रसातल में मिलाने को तैयार हो गए हैं? कोई सिस्टम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लूट की छूट मिले हुए जो तस्वीरों में देव एंड प्रभा कंपनी का भी दिख रहा है, और सिर्फ देव एंड प्रभा कंपनी नहीं, कई ऐसे यहाँ पे कंपनी काम कर रही हैं, उनको भी इस तरह के गोरख धंधे उन लोगों ने भी अपना रखे हैं। तो आखिर ये लूट की छूट कब मिलेगी, कब तक खत्म मिलेगी, कब तक खत्म होगा? इन सवालों का जब देखिए मैं, और एक सवाल यह भी आपने पूछा था, बड़ा अच्छा लगा कि जनप्रतिनिधियों का क्या रोल होता है पर्दे के पीछे का। देखिए उनको भी एक मोटी रकम मिलती है। सवाल यह उठता है कि ये चौथा एपिसोड है, हमारे चैनल पे एक बीजेपी के जनप्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कहा था कि इसको लेकर को गंभीर है और पूर्व मुख्यमंत्री से वो पत्र लिखवाएंगे कि कोल मंत्रालय को पत्र लिखवाएंगे, प्रधानमंत्री को पत्र लिखवाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। उस वाक्य को भी काफी दिन बीत गए और धनबाद में कई जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं उन लोगों से साठ गांठ है। ना तो इस मामले पे मीडिया में वो खुल करके बोलते हैं, ना कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ना ही कहीं ये चर्चा करते हैं कि रैक लोडिंग के नाम पे धांधली कहाँ हो रही है।
बाकी चीजों को लेकर के वो बैठ जाएंगे, मीडिया को बुला लेंगे, अपनी बातें रख देंगे, लेकिन ये जो लूट की छूट मिली हुई है इसको लेकर के उनके तरफ से क्यों सवाल नहीं उठाए जाते हैं? उनके तरफ से मीडिया को क्यों नहीं बताया जाता कि ये लूट हो रही है, झरिया में लूट हो रही है, रैक पॉइंट लोडिंग में लूट हो रही है, इनको लेकर के हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, जांच की मांग करते हैं, इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है कि उनकी भी कहीं ना कहीं जो अपनी इसको थोड़ा दूसरे भाषा बोलते हैं, उनका जो अपना उल्लू सीधा हो रहा है वो सीधा करने में लगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बार बार ये कहा जाता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे? उनके भी कई जनप्रतिनिधि धनबाद में, उनकी तरफ से भी सवाल उठाने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, सवाल क्या उठता है, लोडिंग पॉइंट पे 2 गुट झड़प रहे हैं, नियोजन की मांग कर रहे हैं, उसमें वो एक सत्ता पक्ष के लोग भी जाके धरना पे देंगे, विरोधी पक्ष के भी लोग पे धरना पे देंगे, नियोजन की मांग करेंगे, मुआवजा की मांग करेंगे और उनकी बात खत्म होगी। लेकिन रैक लोडिंग पे गड़बड़ी को लेकर के किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई सवाल अभी तक नहीं उठाया। ये बहुत बड़ा सवाल है जी। शैलेश जी, दिलीप का पॉइंट बहुत वैलिड है कि भाई जनप्रतिनिधि, मैं कहता हूं अभी संसद चल रही है, मैं आंकड़ा देख रहा हूं, साइड में स्क्रीन के साइड में आंकड़ा चल रहा है कि एक साइडिंग से लगभग 28 करोड़ रुपए का नुकसान है। वो भी तब जब 6 का एवरेज लेकर के चल रहे हैं कि 6 रैक कोयले का उठाव होता है अगर, तो 28 करोड़ रुपए एक साइडिंग से। अब आप शैलेश जी आप सोच सकते हैं कि कितना रेवेन्यू लॉस है, लेकिन मजाल की कोई चू तक कर दे, ना किसी जनप्रतिनिधि को इससे फर्क पड़ता है, ना किसी बड़े नेता को इससे फर्क पड़ता है, ना दिल्ली में बैठे लोगों को फर्क पड़ रहा है, ना रांची में बैठे लोगों को फर्क पड़ रहा है, ना धनबाद में बैठे लोगों को फर्क पड़ रहा है। अच्छा, उससे भी गजब चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपके ताल्लुक धनबाद से है शैलेश सर। धनबाद के लोगों से मैंने जब इसका जिक्र किया, मैं पिछली बार भी यही कह रहा था, तो उल्टा मुझे ही मूर्ख कह रहे हैं कि कौन सा नया बात तुम दिखा रहे हो, ये तो बहुत कॉमन है धनबाद में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। शैलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसी ने गलत नहीं कहा। देखिए इसको ये सब लोग जानते हैं, धनबाद की धरती रक्त रंजित रही इसी सब को लेके, वर्चस्व को लेके। किस चीज का वर्चस्व? वर्चस्व किस चीज का? कि क्यों कोई हावी होना चाहता है? हावी इसलिए नहीं होना चाहता है कि किसी का ईगो सेटिस्फैक्शन का खेला है, पूरा इकोनॉमिक्स का खेल है ये, और सारा खेल उसी कोयले से है, उसी कोयले के राउंड ये सारा चीज रिवॉल्व करता है। सी, और जो करस्पॉन्डेंट ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि देखिए ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। ये कोई जो बातें हम कर रहे हैं, हम आज कर रहे हैं, कल फिर कहेंगे, ये जो है ये टाइम इमेमोरियल से होता है, ये आज नहीं है। ये किसी ने इस बात को नहीं उठाया क्योंकि लोग डरते हैं। भाई मैं आपको बहुत खुले शब्द में कह रहा हूं कि लोग डरते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर आवाज उठाने की, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है जी, माफियाज इन्वॉल्व है इसमें, और एवरीबडी नोज इट कि हु आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ऑल दिस, बट नोबडी वुड डेयर टू, नॉट इवन द एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर उन लोगों ने क्या किया, देखिए ये अगेन मैं आपको एक अच्छे लैंग्वेज में समझाता हूं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मामला है। सी, सब लोग मिले हुए हैं जी, और इन लोगों ने इस तरह से सिस्टम को इस तरह से एक वेब में फंसा दिया है कि सब लोग को पैसा जाने लगा है, और कोई ऐसा एक आदमी इस पूरे सिस्टम में, एक आदमी का इतना औकात कभी नहीं हो सकेगा, किसी का नहीं हो पाएगा। मैं चैलेंज करता हूं जी जी, जो ये पूरे जो सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, इसको तोड़ पाएगा। और फिर घूमकर बात वहीं पे आएगा पॉलिटिकल विल का। इसको तोड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो सही तरीके से आवाज उठाएं। जी, आपने कह दिया, हमने सेंटर को चिट्ठी लिख दिया, सेंटर को क्या समझ में आएगा जब तक कि कोई जनप्रतिनिधि वहां पे जाके उस बात को उठाए और सलीके से, बड़े तरीके से बात को रखे और बताए कि देखिए घोटाला हो कहां रहा है। बहुत सिंपल घोटाला है भाई, ग्रेडिंग्स का है, आप चोरी हो रही है, और जो हर जगह पे चोरी हो रही है, और ये जो चोरी है उससे स्टेट को कितना लॉस हो रहा है, और गलत तरीके से पैसा जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रहा है बहुत बड़े अमाउंट पे, बहुत बड़े पैमाने पे। मान लीजिए अगर आप आज के डेट में कह रहे हैं कि 1 टन कोयला पे 750 रुपया
अगर आप गलत पैसा उठ जा रहा है तो आप फिर वो मार्केट में आ रहा है गलत पैसा ना, जी, फिर उसका गलत दुरुपयोग तो होगा ना। तो इसको अगर लार्जर एस्पेक्ट में देखें, आप चूंकि उठाए हैं तो मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि लार्जर एस्पेक्ट में देखें तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है और ये सारे समाज को ना दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन क्या करें, हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि एक आम आदमी कहां से हिम्मत जुटा पाएगा। ये तो जो हम जिसको चुन के पहुंचाते हैं, ये उसका काम है कि वो इस बात को उठाए, वो सुपरवाइज करे, जहां जहां कमियां आ रही है उसको उठाए। और एकदम सिंपल सा है हिसाब भाई, एक बार सीबीआई को सलीके से जाने दीजिए ना, उसको करने दीजिए ना। ऑडिट जो जाते हैं, आपको बहुत साल पहले एक ऑडिटर की हत्या हुई थी, आपको नहीं पता होगा, मैं तो वहीं को बिलोंग करता हूं, इसलिए मुझे पता है। एक ऑडिटर की हत्या हुई थी जो ये सारी चीजों से, कोयले से रिलेटेड जो सारी बातों को उजागर कर रहा था जी। तो ये जब आप ये करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ना ये रक्त रंजित से है, मतलब यहाँ पे किसी को मारने में एक बहुत समय नहीं लगता है धनबाद में, और ये यही कारण है कि कोई खुलकर सामने आकर बातों को उठाता नहीं तो आप किसी से भी कहीं पे एट एनी क्रॉस सेक्शन, एनी माइन, आई चैलेंज यू, गो देयर एंड यू ट्राई टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन, यू विल कम टू नो दैट द थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे इट शुड गो, एवरीथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। लेकिन आप इसका और भी इश्यूज है, इसके इन्वायरमेंटल इश्यूज है। अरे आप तो ठीक है, चोरी है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है। क्या इन्वायरमेंट का बैंड बजा के रख दिया इन लोगों ने, क्या कहते हैं, क्या बातें बताई जाती है, माइनिंग के कितने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके इन्वायरमेंटल पहलू के क्या क्या चीज है, क्या करना है, कुछ नहीं हो रहा है। और किसी का हिम्मत भी नहीं कि कोई सब बात पे उठाए, कोई क्या बोल लेगा, कोई क्या कर लेगा वहां पे। लेकिन हम तो बोलेंगे शैलेश जी। तो फिर वही बात है कि आप और हम नहीं बोलना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूं, जबकि मैं आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम सेइंग, बट दिस व्हाट कैन वी डू, सी देयर इज अ वे, एक तरीका है जिसके तहत अगर ये उठाया जाए तो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेगा और चीजों को हम ठीक कर पाएंगे। तो वो कौन कर सकता है? जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो स्टेट पे के पटल पे ये बात को उठाएंगे। ये छोटी चीज तो नहीं है कि छोटा आदमी जाके वहां पे थाने में जाके एक मुकदमा लगा देगा और उसका मुकदमा लग जाएगा, एक एफआईआर हो जाएगा। ये सेंट्रल एजेंसी का मामला है, ये बड़े लेवल का मामला है। इसमें आपको जब तक कि कोई सेंट्रल एजेंसी सीबीआई नहीं आती है, फिर सीबीआई का अपना एक तरीका है, वो ऐसे किसी के बोलने से तो चली नहीं जाएगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो करेगी, फिर वो जब पाएगी कि हाँ इस तरह की बातें हैं तब जाके एफआईआर होगा। वो भी अपने सुओ मोटो वो करती नहीं है। तो ये सारी चीजों का ना अगर एक सलीके से अगर आप इसको कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम जो बात को उठा रहे हैं अगर ये इसका एक सही नतीजा निकले, तो हम तो यही कहेंगे कि आप अपने इसमें पैनल पे आप चुने हुए लोगों को, आप जो धनबाद से चुने हुए लोग हैं, संसद महोदय है, सांसद महोदय है, या वहां के जो एमएलए साहब हैं, उन लोगों को बुलाइए ना, उनके सामने ये बातें कीजिए और खुल के बातें कीजिए, खुल के उनके समक्ष ये रखिए कि सर देखिए हम एक आम जनता है और मुझे ये पता चलता है कि इस तरह की बातें हो रही हैं और आप इस मामले में क्या कर रहे हैं। लेकिन ये तो देखिए ये पॉसिबल है कि नहीं, ये तो मैं ये टास्क दिलीप को ही देता हूं। दिलीप देखिए, शैलेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं आप उनको बुलाइए पैनल में। अब देखिए, चूंकि पीएन सिंह साहब दिल्ली में हैं, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया। राज सिन्हा साहब से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की। राज सिन्हा साहब जो हैं वो कहीं जा रहे थे, पता चला कि शादी पार्टी में है। वो झरिया विधायक से हमने संपर्क करने की कोशिश की, वो भी कहीं व्यस्त थी, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। निरसा विधायक से हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। तो अब चूंकि विधानसभा का सत्र चलने वाला है तो हम तो सबसे यहाँ पर ये सवाल दागेंगे, ठीक है। दिल्ली में लोकसभा का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तो वहां पर भी हम ये सवाल दाग रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दिलीप, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप तो दिलीप में स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, एक बार ये सवाल उनसे भी पूछिए कि भैया घासे छिलाएगा कि कोई कार्रवाई भी होगा, आप लोग आवाज उठाइएगा। धनबाद की आवाज है ना, आप लोग कब उठाएंगे ये आवाज, कब खून खोलेगा आप लोगों का? दिलीप
बिल्कुल, अब इस सवाल का जवाब उनसे जरूर लेंगे और जो झरिया की जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनसे भी जवाब लेंगे। पूर्व विधायक की पत्नी चुनाव लड़ी थी जो बीजेपी से हार गई है, उनसे भी जवाब लेंगे। धनबाद के सांसद से भी जवाब लेंगे और जो विधायक उनसे भी जवाब लेंगे। देखिए, बात सिर्फ जनप्रतिनिधि की नहीं है, पूरे झारखंड में कई ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी के सीट से जीत कर के आए। सवाल मेरा उन जनप्रतिनिधियों से भी है, उन सांसद से भी है कि केंद्र में सरकार आपकी है, सदन चल रहा है, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? सिर्फ धनबाद की में रैक लोडिंग की में खबर चल रही है, लेकिन ये क्या, ये पूरे झारखंड की अस्मिता के साथ खतरा नहीं है? पूरे झारखंड को की परिदृश्य से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये राजस्व का लूट हो रहा है। केंद्र सरकार के लिए भी उतनी बड़ी हानि है जितनी राज्य सरकार के लिए बड़ी हानि। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है? ठीक है, धनबाद के सांसद आज संपर्क नहीं कर पाए, धनबाद के विधायक आज बोल नहीं पाए, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों का भी उतना ही दायित्व है, क्योंकि वो झारखंड को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं और जनता ने उन्हें चुना है, सिरमौर बनाया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ की आवाज उठाने के लिए किस तरह से वो डेवलप करेंगे, किस तरह से विकास की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ेंगे, और खास करके अगर इस तरह की लूट खसोट मची है तो इसको कैसे रोकेंगे? सवाल जरूर उनसे पूछेंगे, जाहिर सी बात है वो जब भी धनबाद लौटेंगे उनसे पूछेंगे, लेकिन सवाल मेरा यही रहेगा कि सवाल पूछने के बाद वो जवाब देंगे कि उसके पहले इन सब सवालों का जवाब वो तैयार रखेंगे और कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? क्योंकि अभी भी सारे पर जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दिल्ली में ही है। वो भी कुल मंत्रालय जा सकते हैं, कोयला मंत्री से मिल सकते हैं, कुल सेक्रेटरी को पत्र लिख सकते हैं कि भाई आपके इलाके में धनबाद में ऐसी लूट मची हुई है, निरसा में ऐसी लूट मची हुई है, कई ऐसे इलाके जहाँ पे रैक लोडिंग पे लूट मची हुई है, इस लूट को कैसे रोका जाएगा? जी बिल्कुल सही बात है। मैं गणना कर रहा था शैलेश जी, मैं गणना कर रहा था, सिंपल मैं है राउंड ऑफ कर रहा था कि भाई 3000 रुपए का आरओएम कोयला इंटू 4000, सिंपल ठीक है, 3000 इंटू 4000 हो गया मेरा 4 तिया 12 और 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, मतलब 6 जीरो। मेरी गणित कमजोर है तो दर्शक मुझे इसके लिए माफ करेंगे। तो ये हो जाता है इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कोयला एक रैक में होता है सर, ठीक है। अब हम मानते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख का कोयला है, लेकिन असल में ये 3000 इंटू 10,000 यानी कि 3 और 5 और 3 8 जीरो। अब उतनी तो मेरी गणती जाती नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो और 3, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी कि 30 करोड़। 12 करोड़ का कोयले की जगह वो असल में होता है 30 करोड़ का, यानी 27 करोड़ के आसपास का नुकसान है एक रैक से। अब एक साइडिंग से कम 6, अगर मैं मान लेता हूं कि 6 रैक भी उठते हैं, क्या दिलीप मेरा एवरेज में मान करके चल रहा हूं, जबकि वो तो कितने रैक उठते हैं कोई नहीं जान सकता, ठीक है। 6 रैक भी उठते हैं तो 27 छक्का कितनी गिनती होगी और कितना करोड़ जाता है आप गिन लीजिए। अब धनबाद भर में 13-14 साइडिंग, कितनी साइडिंग है दिलीप? 6-7 साइडिंग तो होंगी, बिल्कुल हाँ 6-7 साइडिंग होगी। तो अब शैलेश जी यह नुकसान झारखंड अपने माथे पर यहां पर लिख करके कब तक झेलता रहेगा? बीसीसीएल के अधिकारी लोग हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि अब राम जी भरोसे है हमारे। केंद्र सरकार कहती है कि भैया न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन पता नहीं कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है। हम तो देखिए आम आदमी है, सीधे साधे आदमी, हमें समझ में नहीं आता। भाई जो सामने साइट मैनेजर वो कहता है कि बीसीसीएल जाने, बीसीसीएल के अधिकारी जाने। तो ये जो आम आदमी है, अभिषेक भारती नाम का ये जो आम आदमी है, ये यहां बैठ करके कब तक चीखता चिल्लाता रहेगा? शैलेश सिंह नाम के वो जो आम आदमी है, जो कानून के जानकार हैं, वो कब तक चीखते चिल्लाते रहेंगे? दिलीप कुमार नाम का वो जो आम आदमी है, वो कब तक साइडिंग पर साइडिंग जा जाके कोयले की मेजरमेंट करता रहेगा कि आए बप्पा ये तो डोजर से टूट रहा है, इसको टूटना तो सीएचपी से चाहिए था। एक दिन ऐसा आएगा जब हम तीनों शांत बैठ करके एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम शून्य हो जाएंगे, तब भी ये खेल लगता है चलता ही रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है शैलेश जी। या फिर कहीं क्रांति की शुरुआत हम ही से होगी? नहीं, पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव नोट ये है कि लोग आज जागरूक हैं, जानकार हैं, ठीक है। और ये बातें जब हम सोशल मीडिया में लाते हैं और न्यूज़ पटल पे लाते हैं, आप जैसे जो पत्रकार इसको लाते हैं, तो लोगों को ये सोचने को मजबूर करता है कि भाई क्यों ऐसा है, क्यों नहीं कुछ किया जा सकता है। बस ये धीरे धीरे ये आता रहे लोगों के मन में,
तो क्या होता है कि अब सबके हाथ में कैमरा है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है जिसमें कैमरा है, वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको उसका एक तरीका है, उसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, जिससे कि लोगों को एटलीस्ट ये लोग एक्सपोज होंगे। ये खत्म होना चाहिए अभिषेक जी। ये चीजें जो है, जिस तरह से अब धनबाद में, अब हम जिस 21st ये में है, 2021 में है, और अभी भी अगर हम इस तरह की बात करते हैं कि एक्सटॉर्शन का ये रैकेट चलता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रैकेट चलता है। सबसे गजब बात आप सोचिए कि एक आदमी के पास प्रधानमंत्री के अलावा और क्या ऑप्शन है। एक आदमी ने प्रधानमंत्री आवास को, प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिख दी, ठीक है। अब एक नेशनल चैनल पर अब तक 4 से 5 एपिसोड इसको लेकर के हो चुके हैं। हर राजनीतिक दल का जो मतलब प्रदेश प्रवक्ता है, हर राजनीतिक दल का, बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी का, जेएमएम का, कांग्रेस का, हर किसी के संज्ञान में हमने ये बात डाल दी। जो चैनल है उस चैनल के थ्रू हम चल रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन यही होगा कि झारखंड का आदमी डंडा लेकर के, बोंगास लेकर के और साइडिंग पर जाएगा, जो मिलेगा उसको पीटेगा कि भाई तुम हमारा कलेजा चीर चीर के, और उसके बाद हम अंधेरे में बैठेंगे, तुम जो है वो उजाले में। या फिर एक ऑप्शन ये है कि माननीय कोर्ट इसको लेकर के संज्ञान ले, द कोर्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इट। कोर्ट को लगता है कि भाई कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चूंकि अब हमें वहीं से उम्मीद भी है और कहीं से उम्मीद भी नहीं है, हर जगह तो हम फरियाद करके और थक चुके हैं। नहीं, वो मैं आपकी उस चीज से सहमत नहीं हूं। आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल पे बैठे हुए एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं कि पब्लिक को वहां पे जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जागरूक करें, लोग जब जागरूक होंगे ना, और लोगों को जब ये मालूम चलेगा कि इस तरह हो रहा है और आपका ही हक छीना जा रहा है, ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एक नॉर्मल सा आदमी हूं और रोजी रोटी करता हूं। नहीं, ये जो हक छीना, जब स्टेट का हक है और वो जो हक छीना जा रहा है, उस पर इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सबका एक सामूहिक दायित्व तो बनता है कि लोग इसके प्रति जागरूक हो, और जागरूक होकर जब वो जनप्रतिनिधि इलेक्शन के टाइम में अगर आपके पास आते हैं तो उनसे जरूर इस तरह की बातें कहें कि भाई बताइए आपने इस मामले में क्या किया, कहां तक आपने इस बात को उठाया, क्या किया कि ये चीजें थमे, और थोड़ा सा ये जो लोगों के मन में इस तरह की धारणा है, ये धारणा कम हो। और अगर कोई, जैसे अभी आपने उस साइडिंग पे ये इशू उठा दिया, और अगर ये बातें चली गई है बीसीसीएल तक, तो जो बीसीसीएल को तुरंत इस मामले में ना जरूर एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए, जाके पता करना चाहिए सुपरविजन में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यही उम्मीद करते हैं शैलेश जी, दिस इज द वे द थिंग शुड रोल। आपकी बात सुन रहा हो, हम तो यही उम्मीद, चूंकि हम तो देखिए एपिसोड दिखा दिखा के थक गए हैं। बीसीसीएल के अधिकारी सोए हुए हैं, वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुंभकर्ण को जगाने के लिए जो दुमदुबी और जो भोंपू बजे थे न्यूज 11 भारत, वो बजा रहा है। हम चाहते हैं कि भैया वो अधिकारी उठ जाएं, उठ करके एक्शन लें। अब नहीं उठेंगे तो और भी आगे जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम वो ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। जो कानूनी ऑप्शन है, संविधान हमको बहुत सारे अधिकार देता है, उन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखिए एक चीज है, बीसीसीएल अधिकारियों को भी ये याद रखना चाहिए कि ये न्यूज 11 भारत है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और देव प्रभा को भी ये याद रखना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वहां जो गलत काम कर रहे हैं उन साइडिंग्स पर, उनको भी ये याद रखना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया दिलीप, बहुत शुक्रिया शैलेश जी, आप दोनों का। दिलीप शुक्रिया इसलिए कि आपने वो तस्वीरें अपनी जान पर खेल करके भी वो दर्शकों तक पहुंचाई। शैलेश जी का शुक्रिया इतनी मुखरता से अपनी बात रखने के लिए। अमूमन इन मुद्दों पर लोग अपनी बात रखते नहीं है, लेकिन जरूरत एक्शन का, और हम उम्मीद करते हैं कि एक्शन होगा। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।